दिल्ली में नई सरकार, नई सीएम, नया प्लान और दिल्ली की सड़कों पर सफाई अभियान, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को सिडनी बनाने का प्लान शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के साथ यहां पर साफ सफाई से हो रही है। आज दिल्ली के कई मंत्री सड़कों पर उतरे, साफ सफाई की यहां पर शुरुआत की, क्योंकि दिल्ली साफ होगी, सुंदर होगी, तभी तो वो सिडनी बन पाएगी। ये दिल्ली की सड़कें हैं, कहीं कूड़ा, कहीं मलबा, कहीं गंदगी। बस दिल्ली की इसी तस्वीर को बदलने की कवायद चल रही है, जिसके लिए दिल्ली के कई मंत्री सड़कों पर उतर चुके हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी इस बात से बड़ी त्रस्त हैं और हम सभी दिल्ली वासी भी उनसे सहमत हैं कि ये देखिए ना, आप दिखाइए, ये ढलाव यहाँ से 100-150 मीटर दूर है और 1 किलोमीटर तक कूड़ा फैला रखा है। ये कूड़ा अपने ढलाव में रहना चाहिए, नगर निगम को इस कूड़े को उठाना चाहिए। यानी दिल्ली की गंदगी पर सीएम रेखा के आदेश के बाद स्ट्राइक शुरू हो गई है। दिल्ली के विकास के जिस मॉडल पर सीएम रेखा ने काम शुरू किया है, उसमें सबसे पहले सड़कों की साफ सफाई, कूड़े के ढेर से छुटकारा, जल भराव से छुटकारा, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने जैसे प्लान शामिल हैं। सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहाँ पे पानी भरता है, उस पे अभी से काम होना चाहिए। वहाँ पर हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई भी जगह ऐसी कोई सड़क ऐसा ना हो, फ्लाईओवर ऐसा ना हो जिसके नीचे कहीं पर भी पानी भरे। दिल्ली 6 यानी सभी 6 मंत्री सड़कों पर हैं और दिल्ली की तस्वीर बदलने का आगाज सफाई के साथ शुरू हुआ है, जिसमें सड़कों की सफाई के साथ सीवेज ट्रीटमेंट और जल भराव भी शामिल है। दिल्ली के फायर ब्रांड विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दंगों की पटकथा पर सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोप है कि दिल्ली में दोबारा 2020 जैसे ही यहां पर आपको बता देंगे दंगे की यहां साजिश रची जा रही थी और दंगे की साजिश रचने का आरोप एक मुस्लिम पुलिसकर्मी पर लगा है। 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें 53 से ज्यादा यहां पर जाने गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या सच में दिल्ली को सुलगाने की साजिश रची जा रही है? क्या दिल्ली में 2020 जैसे दंगों का प्लान तैयार किया जा रहा है? वर्दी वाले भाईजान का दिल्ली में दंगाई प्लान क्या है? क्योंकि मुस्तफाबाद में बुलडोजर वॉर का ऐलान करने वाले मोहन बिष्ट ने जो आरोप लगाए हैं, उसने सनसनी फैला दी है। हाँ, निश्चित रूप से शिकायत आई है। 2020 में जो दंगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले इस करावल नगर थाने में आकर के अब दंगे की स्थिति को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसमें एक निजवान टीओ हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है और आज लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। यानी मोहन बिष्ट का खुलासा है कि 2020 के दंगों की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि एक पुलिस वाला दंगे की पटकथा लिख रहा है, यानी वर्दी वाले भाईजान पर दिल्ली में दंगाई प्लान बनाने का आरोप है। सवाल ये कि क्या इतने गंभीर आरोप पर कोई एक्शन भी होगा या फिर मुद्दा पूरी तरह सियासी है? दिल्ली में सरकार बदलते ही एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने की मांग उठने लगी। बाबर अकबर रोड पर कुछ लड़कों ने यहां हंगामा किया और सड़क के नाम बदलने की मांग करते हुए साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। और लड़कों के साइन बोर्ड पर कालिख पोतने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दिया कि 3 लड़के दिल्ली के बाबर रोड पहुंचे और अकबर रोड लिखे बोर्ड पर काला पेंट कर दिया। साइन बोर्ड पर कालिख पोतने के बाद प्रदर्शनकारी लड़कों ने उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर चस्पा कर दिए और जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए। भवानी जय शिवाजी, भवानी जय शिवाजी, भवानी जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और फिर साइन बोर्ड पर लगाए छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया। इस देश के अंदर अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं और इनका नाम निशान है, नामो निशान। प्रदर्शनकारी युवकों ने कहा कि देश की सड़क धरोहरों के नाम, आक्रमणकारियों के नाम पर नहीं होनी चाहिए। भगवा हमारी शान है। अगर हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जान दी है तो इस धर्म को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। प्रदर्शनकारी युवकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग लिखे हुए पोस्टर लगाकर खुद ही अकबर रोड का नाम बदल दिया और सरकार से भी इस सड़क का नाम बदलने की मांग की। आज से अकबर रोड का नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग हो गया है
और सरकार से कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवादियों की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो इस रोड का नाम जल्द से जल्द चेंज करें। वहीं एनडीएमसी के कर्मचारियों ने अकबर रोड के बोर्ड पर पोती गई कालिक को साफ कर दिया और युवकों ने जो पोस्टर चिपकाए थे उसे भी हटा दिया है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है? और ये सवाल लगातार हो रही बयानबाजियों और सियासी तस्वीरों के बाद उठ रहे हैं। अब तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी खुलेआम कहा कि हमें हल्के में लेने की गलती मत करना, नहीं तो टांगा पलट देंगे। इतना ही नहीं, शिंदे ने 2022 की याद दिला डाली और कहा कैसे हमने सरकार पलट दी थी। लेकिन सवाल ये है कि शिंदे साहब किस टांगे की बात कर रहे हैं? वो जो महाराष्ट्र की सरकार के रूप में है, जिसके दो पहिए शिंदे और अजीत पवार के तौर पर है, या फिर किसी और घोड़ा टांगे की यहाँ पर बात चल रही है? महाराष्ट्र की सरकार को सियासी पंडित टांगे की तरह ही देखते हैं। आगे सत्ता सवार फडणवीस और दाएं बाएं दो पहिए शिवसेना और एनसीपी अजित गुट। क्या एकनाथ शिंदे के घोड़ा टांगा पलटने के बयान को इसी से जोड़कर देखा जाए? जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। यानी सत्ता में शामिल होकर सरकार पलटने की बातें क्या संदेश दे रही है, जरा गौर कीजिए। एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार पीएम मोदी और फडणवीस के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को खत्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा। यानी विपक्ष चिंगारी की माने तो फडणवीस और शिंदे के बीच पावर गेम चल रही है। टेंडर से लेकर अपने करीबियों की अनदेखी पर शिंदे भड़के हैं और अब टांगा पलटने वाला बयान किसी बड़े बवंडर का इशारा है। देश के कई राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है, यानी इन राज्यों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बैन है और अब जम्मू कश्मीर में भी इसकी मांग उठने लगी है। और पीडीपी नेताओं ने इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया, जिसमें जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाने की मांग उठाई गई। साथ ही पीडीपी ने ऐलान किया कि मार्च में होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को सरकार के सामने जोर शोर से उठाया जाएगा। आप मुझे बताइए, गुजरात टूरिस्ट स्टेट नहीं है जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आते हैं? गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, नागालैंड इज अ ड्राई स्टेट, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो ड्राई स्टेट्स हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराब पूरी तरह से बैन किया था, जबकि गुजरात और बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी शराब की बिक्री पर रोक है। इस बीच राजस्थान विधानसभा में देर रात जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। बिस्तर और टिफिन लेकर कांग्रेस के विधायक रात में ही विधानसभा में यहां डिनर पार्टी करने बैठ गए और देर रात तक यहां हंगामा चलता रहा। बोरिया बिस्तर के साथ विधानसभा में डेरा जमाए ये कांग्रेस विधायक दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में बने खाने को इनकार कर दिया। इसके बाद नाटकीय तरीके से 2 लोग बड़े बड़े टिफिन बॉक्स लेकर विधानसभा में दाखिल हुए और सदन में ही डेरा जमा दिया। बाजरे से बनी रोटियां, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, दम आलू, फोगला रायता और हलवा। ये प्रदर्शन कम डिनर पार्टी ज्यादा लग रही थी। खैर, विरोध तो विरोध है, तरीका बस अहिंसक होना चाहिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई, जब मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को अपनी दादी कहा। कांग्रेस विधायकों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और मांग की कि इस टिप्पणी को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध की आवाज को अनसुना किया तो कांग्रेस के विधायक बोरिया बिस्तर लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गए और मेस के बजाय घर से खाना मंगवा कर खाया। असम विधानसभा में 90 साल से चली आ रही नमाज की व्यवस्था पर ब्रेक लग गई है। फायर ब्रांड सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने इसे औपनिवेशिक बोझ से मुक्ति बताया, तो वहीं मुस्लिम विधायक फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था, 90 साल पुरानी परंपरा, लेकिन हिमंता सरकार ने विधानसभा में नमाजी सिस्टम पर ऐसी स्ट्राइक की कि सभी मुस्लिम विधायक तिलमिला उठे।
क्योंकि असम विधानसभा में पिछले 90 सालों से चली आ रही नमाज ब्रेक की पुरानी परंपरा को शुक्रवार को सदन ने खत्म कर दिया और मौजूदा सत्र से विधानसभा में नए फैसले को लागू कर दिया गया। 1937 से असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, यानी इस दौरान सदन की कार्यवाही नहीं होती थी। हालांकि हिंदू विधायक इसका विरोध करते रहे थे और अब ब्रेक व्यवस्था खत्म होने पर विपक्ष ने इसे बहुसंख्यकों की मनमानी बताया है। दरअसल लगभग 90 साल पुरानी प्रथा को बंद करने का फैसला पिछले साल अगस्त में विधानसभा स्पीकर की सदारत वाली सदन की नियम समिति द्वारा लिया गया था। स्पीकर विश्वजीत दैमारी ने संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का हवाला देते हुए ये प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को किसी भी अन्य दिन की तरह शुक्रवार को अपनी कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को समिति के सामने रखा गया और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद से ही कई मुस्लिम संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उत्तराखंड में यूसीसी पर मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी कानून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और समान नागरिक संहिता कानून को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। AIMPLB ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि यूसीसी पर हाईकोर्ट में AIMPLB समान नागरिक संहिता कानून संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। समान नागरिक संहिता कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में लागू यूसीसी कानून को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो है विभाजनकारी नीति के लिए लाया गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कानून होना चाहिए। राज्य सरकारों का इसका कोई लेना देना नहीं है। राज्य में सिर्फ इसलिए लाया गया है कि लगातार अलग अलग राज्यों में ला करके सिर्फ सांप्रदायिकता के विश्व वृक्ष को बढ़ाते रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का बड़ा आरोप लगाया। समान नागरिक महाकुंभ, महाशिवरात्रि और आखिरी अमृत स्नान, जिस तरह से प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए योगी ने अपने आखिरी इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। 7 वरिष्ठ अफसरों को ट्रैफिक संभालने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 21 से 28 फरवरी तक के लिए 1200 बसें रिजर्व की गई है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से हर मार्ग पर भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी खुद पल पल की तैयारियों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 144 साल बाद बना शुभ संयोग और महाकुंभ खत्म होने में बचा सिर्फ 5 दिन का वक्त। पुण्य की डुबकी लगाने से जो वंचित रह गया, सब महाकुंभ का रुख कर रहे हैं, लिहाजा हर तरफ जाम का माहौल है। चाहे प्रयागराज की पावन धरा हो या फिर लखनऊ पटना से कूच करते श्रद्धालु, महाकुंभ पहुंचने की होड़ और सड़कों पर आस्था का सैलाब मध्य प्रदेश के कटनी में भी है और यूपी के सोनभद्र में भी। ये तस्वीरें तो बानगीवर हैं। जमीनी हकीकत सिर्फ तस्वीरों में बयान नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, आम दिनों में ये आलम है तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महास्नान के दिन क्या हाल होगा। यही सोचकर सीएम योगी ने आखिरी इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी की मॉनिटरिंग में तैयारियां चल रही है, जिसमें महाकुंभ के रास्तों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश हैं। ट्रैफिक से निपटने के लिए 7 वरिष्ठ अफसरों को लगाया गया है। मुख्य सचिव डीजीपी ने खुद ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्था परखी। हर रास्ते पर सुरक्षा बल पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। साथ ही सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि अमृत स्नान करने 26 फरवरी को करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि महाशिवरात्रि को लेकर अभी से भीड़ बढ़ने लगी है और हर इंतजाम भीड़ के आगे कम पड़ता दिख रहा है। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। प्रयागराज संगम में नेताओं से लेकर अभिनेता तक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राष्ट्रपति पीएम मोदी, अमित शाह के बाद आज जेपी नड्डा प्रयागराज संगम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पूरी त्रिवेणी संगम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा।
इस दौरान यूपी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। जैसे ही त्रिवेणी संगम पर दिग्गजों ने यहाँ डुबकी लगाई, श्रद्धालुओं ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। संगम में डुबकी लगाने के दौरान सीएम योगी का एक अलग रूप नजर आया। इस दौरान सीएम योगी की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो सीएम बच्ची को नहलाने के लिए बुलाने लगे। जिसके बाद एक संत जाते हैं और बच्ची को गोद में उठा लाते हैं। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चे को स्नान कराते हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद जेपी नड्डा ने परिवार के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा मां की आरती उतारी। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के चतुर्भुज को अब 5वां छोर मिल गया है। जिस पुरातन मंदिर को दशकों से सत्ता में बैठे लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अब सीएम योगी ने उस मंदिर के जीर्णोद्धार की पहली ईंट आज से अपने हाथों से ही रख दी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ मंदिर के पुनर्विकास के लिए सीएम योगी ने 96 करोड़ रुपए का बजट पास किया। ये कॉरिडोर आपको बता दें करीब 19,400 वर्ग मीटर के दायरे में बनेगा, जिसमें सड़कें, मंदिर के द्वार और दूसरे विकास कार्य भी शामिल हैं। सीएम योगी ने आज खुद लखीमपुर जिले में गोला में पहुंचकर यहां पर गोकर्णनाथ कॉरिडोर की नींव रखी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जैसे अयोध्या की तस्वीर बदली, जैसे महादेव के आशीर्वाद से काशी वालों की तकदीर बदली, बदलाव की वैसी ही इबारत अब लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में लिखी जा रही है। ये तस्वीरें गवाह है कि महादेव के इस पौराणिक धाम की तस्वीरें कैसे बदलने वाली है। गोला गोकर्णनाथ को काशी की तर्ज पर नए शिवधाम के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर मंदिर का बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 96 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। योगी इस कॉरिडोर का शिलान्यास कर चुके हैं। ये कॉरिडोर 19,400 वर्ग मीटर में बनेगा, जिसकी लागत 96 करोड़ रुपए होगी। महादेव के इस धाम की तस्वीर बदलने से गोला जैसे छोटे कस्बे में धार्मिक पर्यटन को नए पंख मिलेंगे, जिससे रोजगार में इजाफा होगा, अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होगी। काशी अयोध्या जैसे भक्तों की भीड़ अब छोटी काशी में भी दिखाई देगी। कॉरिडोर का पहला फेज ध्वस्तीकरण का होगा, जिसमें आसपास के मकान और स्ट्रक्चर गिराए जाएंगे। फिर दूसरे फेज में रिटेनिंग वॉल, मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण और समतलीकरण का काम शुरू होगा। महाशिवरात्रि से पहले महादेव की नगरी छोटी काशी को इतना बड़ा तोहफा योगी जैसा शिव भक्त ही दे सकता है, जिसे पाकर गोला के लोग भी गदगद हैं, शिव भक्त भी खुश हैं और धार्मिक पर्यटन को पंख मिलने से आर्थिक जानकार भी दंग है। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर झारखंड वाले भाईजान को तगड़ी मिर्ची लगी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता देते हैं आपको। इतनी तगड़ी ये मिर्ची लगी है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अपनी हद पार कर गए और ये बोल गए कि अपना दायरा मत क्रॉस करना योगी जी, ज्यादा बोलोगे तो काके में हम भी भर देंगे। काके यानी कि झारखंड का एक मानसिक अस्पताल। इरफान अंसारी ये बयान योगी की कठमुल्ला वाले बयान पर दे रहे हैं, जिसको लेकर अब देखिए सियासत भी और तेज हो चुकी है। और इन सब के बीच ये बयान इन दिनों जमकर वायरल है। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। योगी के बयान से भाईजान तिलमिलाए हुए हैं। यूपी टू झारखंड मौलाना कठमुल्ला पर हो हल्ला मचा है और इन सब के बीच झारखंड के मंत्री साहब तो योगी को लिमिट याद दिलाते दिलाते खुद ही लिमिट क्रॉस कर गए। कहता है कि उर्दू पढ़ा रहा है, मौलवी बनेगा, मौलवी बनेगा, कठमुल्ला बनेगा। मैंने योगी को कहा है, योगी याद रखना, अपने दायरा मत क्रॉस करो योगी। क्या बात, हम झारखंडी जरूर है, लेकिन तुम्हारा एक बोली पर बात कर रहे हैं। जामताड़ा वाले इरफान योगी को ललकारते ललकारते खुद कब अपनी लिमिट क्रॉस कर गए उन्हें भी याद नहीं रहा। पीछे से आ रही तालियों की गूंज में भाईजान योगी को वो बोल गए, जिसे सुनकर बुलडोजर बाबा का हर चाहने वाला गुस्से से भर उठे। रखना, झारखंड में ही टांके हैं। जी जी बिल्कुल, ज्यादा बोलोगे, घबराओगे तो टांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है टांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके टांके में हम भर्ती कर देंगे तुमको। क्या बात है सर, सलाम है सर आपका। उर्दू से नहीं टकराना, उर्दू कोई किसी जात का जुबान नहीं है योगी। यानी हेमंत के मंत्री को योगी क्या पागल नजर आ रहे हैं। कठमुल्ला पर योगी का सच सुनकर जामताड़ा वाले इरफान की फुंकार में धमकी से ज्यादा वोट बैंक का डर नजर आ रहा था।
काके में भर्ती वाले गजब ज्ञान पर बोलते बोलते खुद मंत्री जी ये भूल गए कि जुबान पर लगाम तो उनकी भी नहीं है, फिर दूसरे को नसीहत क्यों। महाराष्ट्र में अतिक्रमण पर एक्शन का योगी मॉडल दिखाई दे रहा है। नासिक में नगर निगम की टीम ने विवादों की वजह से बनी एक दरगाह पर बड़ी कार्रवाई कर दी है और यहां अवैध दरगाह को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। नासिक नगर निगम के बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखाई दिया कि नगर निगम के 2 बुलडोजर दरगाह पर पहुंचे और उसके गेट को तोड़ते हुए नजर आए। नासिक महानगर पालिका और पुलिस ने दरगाह से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है, लेकिन इस काम की शुरुआत करने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। नासिक प्रशासन का अवैध दरगाह पर ये एक्शन यूं ही नहीं हुआ। बुलडोजर एक्शन से पहले स्थानीय हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए और अवैध दरगाह को हटाकर वहां हनुमान मंदिर बनाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस ने कई हंगामा करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ी में बैठाते नजर आए। अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाह से बचने और संयम बरतने की अपील की है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी के आदेश का सख्ती से पालन हो रहा है। राज्य से ज्यादातर शहरों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। मंदिर हो या मस्जिद, पब का शोर हो या फिर उर्स की लाउड आवाज, योगी की यूपी में ऑपरेशन लाउडस्पीकर फिर से एक्टिवेट हो गया है। सीएम योगी ने अफसरों को लाउड एंड क्लियर ऑर्डर दिया है कि जहां भी अवैध लाउडस्पीकर हो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उनकी सख्ती का असर भी देखने को मिला। राज्य से ज्यादातर शहरों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए और बिना लाउडस्पीकर के ही अजान होने लगी। तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर योगी सरकार की सख्ती के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। योगी सरकार के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चूना वाली मस्जिद की छत पर लगे लाउडस्पीकर को खुद ही हटा लिया। तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। ये जगह देखिए, यहाँ पर लाउडस्पीकर लगा हुआ करता था, लेकिन यहाँ से लाउडस्पीकर हटा दिया गया था। वाराणसी में भी लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार के आदेश का साफ असर दिख रहा है। नई सड़क इलाके में वाराणसी की सबसे बड़ी मस्जिद से लाउडस्पीकर गायब नजर आए। ये नई सड़क की मस्जिद है और जिस दिन योगी सरकार ने फैसला किया उसी दिन से इस मस्जिद से स्पीकर हटा लिया गया और यहाँ जब भी अजान होता है तो लोग बैठ के ही करते हैं। वहीं यूपी के कई दूसरे शहरों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर भी गायब नजर आए। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार के फैसले का मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वागत किया है। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार की सख्ती के बाद वाराणसी और मेरठ जैसा ही नजारा यूपी के संभल में भी देखने को मिला। यहाँ भी जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स गायब मिले और मुस्लिम समुदाय के लोग लाउडस्पीकर के बिना ही नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। अभी अजान कैसे करते हैं आप? खाली खड़े हो गए अजान हो रही बगल लाउडस्पीकर। मैं उनसे गया, मैंने कहा आप चेक कर सकते हो, ऊपर चढ़ के कोई लाउडस्पीकर नहीं है। इस दौरान पुलिस की टीम योगी सरकार के आदेश का पालन करने के लिए हयात नगर समेत संभल की कई मस्जिदों में लाउडस्पीकर की जांच करती हुई नजर आई, लेकिन उन्हें किसी भी मस्जिद पर कोई लाउडस्पीकर नहीं मिला। ये हयात नगर की मस्जिद है। इस वक्त मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पुलिस यहाँ पर छत पर मौजूद है और इसी तरीके से हर एक मस्जिद पर पुलिस जा रही है। जो वहाँ के मुतवल्ली हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके साथ हर जगह पुलिस जाके ये देख रही है कि क्या कहीं लाउडस्पीकर तो नहीं लगा है। संभल में जहां एक तरफ मस्जिदों से लाउडस्पीकर गायब दिखे तो वहीं कुछ मस्जिदों के इमाम ने सरकार से अपील की है कि उन्हें रमजान के दौरान लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन दी जाए। अजान होती है तब इफ्तार करते हैं शाम में और सहरी ख़त्म होती है फजर में, तो वो भी अजान से मुताल्लिक होती है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी इजाज़त दी जाए लाउडस्पीकर की रमजान की। फिलहाल तो योगी सरकार के आदेश के बाद अधिकारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा रहे हैं। देखना होगा कि सरकार मौलानाओं की रमजान के दौरान लाउडस्पीकर की मंजूरी की मांग पर क्या फैसला लेती है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत जम्मू में 34 आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किए गए ताकि घाटी में आतंकियों की किसी भी नापाक चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
पीर पंजाल में सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 ऑपरेशन चलाए। डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 11 संयुक्त ऑपरेशन शुरू किए हैं। उधमपुर और रियासी में 7 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं एलओसी के करीब 3 जगहों पर आतंकियों की तलाश हो रही है। जम्मू संभाग में इस समय 34 अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि डोडा, किश्तवाड़ के साथ साथ राजौरी, पुंछ और रियासी उधमपुर के साथ साथ जो कठुआ इलाका है, यहाँ पर कई सारे जो आतंकी हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए 23 जो ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा होने के चलते सुरक्षा बलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स का सहयोग मिल रहा है और सुरक्षा बल ऐसे आतंकियों के मददगारों की भी यहां पर तलाश कर रही है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि अगर बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन योगी का ये मैसेज कुछ मनचलों तक शायद नहीं पहुंचा और तभी तो यूपी के आगरा में मनचले बेटी को छेड़ने की गलती कर बैठे। लेकिन बाद में जो हुआ ये मनचले कभी नहीं भूलेंगे। चाहे कान पकड़ो या माफी मांगो, गुनाह की सजा तो मिलकर रहेगी। अब मनचलों को भगवान ही बचाए, क्योंकि सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं इस चौराहे पर छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो सकती है। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। आपने योगी का पुराना कहा सुना, अब जरा ये ताजा तस्वीर देखिए। मनचले और शोहदे सलाखों के पीछे हैं, हाथ कान पर है, जुबान पर माफी 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 है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह क्या, माफी ही काफी है। जब किसी की बेटी को छेड़ा था तो इन्हें यूपी में अपराध का राज लग रहा होगा, लेकिन चंद मिनट लगे, पुलिस ने दिमाग दुरुस्त कर दिया, गलत फहमी यहाँ पर दूर कर दी और क्लियर मैसेज दे दिया। गलती फिर हुई तो अंजाम क्या होगा सोच लेना, तभी तो ये माफी माफी चिल्ला रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड पर आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ खत्म होने में अब महज 4 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अब तक 59 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने की बजाय यहाँ हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम तट पर सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। शनिवार रविवार होने की वजह से अब और ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ अपने आखिरी चरण में है। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के अंतिम स्नान में अब सिर्फ 4 दिनों का समय बचा है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां बढ़ते ही जा रही है। मेला क्षेत्र के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां भक्तों का रेला नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि आज और कल यानी कि आखिरी वीकेंड में सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। जहां भी नजर डालो, महाकुंभ जाने वालों में आस्था का सैलाब बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की अमृत धारा बह रही है। उत्सव और उमंग के इस महोत्सव का हर कोई साक्षी बनना चाह रहा है। आज महाकुंभ का 41वां दिन है। 59 करोड़ से ज्यादा भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें बता रही हैं, संगम नगरी में श्रद्धालुओं का ये सैलाब अभी थमने वाला नहीं। महाकुंभ में सनातनी श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार और रविवार के चलते यहाँ पर चारों तरफ आस्था का हुजूम ऐसा है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। अभी अंतिम स्नान में 4 दिन बचे हैं, यानी महाकुंभ में नहाने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। भगदड़ जैसे हालात न बने, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और काशी में भी श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद लोग अयोध्या और उसके बाद काशी का लगातार रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं हर रोज यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस नजारे में आपको सिर्फ आस्था का सैलाब ही नजर आएगा। रामनगरी का ये दृश्य वो लोग अच्छे से देख ले जो अभी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं।
राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते हो या फिर राम मंदिर परिसर, कहीं भी तिल रखने की जगह नजर नहीं आई। कहते हैं ना, तिल रखने की जगह नहीं, वो अयोध्या से आई ये तस्वीरें बयां कर रही है। लोग कई किलोमीटर तक लाइन में घंटों खड़े रहकर रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ पलट प्रभाव के चलते काशी में श्रद्धालुओं का महासमागम लगातार जारी है। प्रयागराज महाकुंभ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं। मैं मौजूद है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। आलम यह है कि हर रोज 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी श्रद्धा और भक्ति के चलते श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सभी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर उत्साहित है। महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया है और शिव शक्ति के मिलन के पर्व महाशिवरात्रि से पहले ही काशी उत्सव में डूब गई है। 4 दिन बाद महाकुंभ महापर्व का समापन हो जाएगा और ऐसे में हर कोई संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। प्रयागराज में भारी भीड़ और अभी भी कई रेलवे स्टेशनों पर यहां श्रद्धालुओं की सुनामी देखने को मिल रही है। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर मची भीड़ से लग रहा है कि अभी प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीर यूपी के सोनभद्र की है, जहां ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए। जितनी भीड़ ट्रेन के अंदर थी, उससे ज्यादा यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आए। आलम ये रहा कि कुछ श्रद्धालु टिकट होने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ सके। अब एमपी के नरसिंहपुर से आई तस्वीर देखिए, जहां श्रीधाम स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। जब प्लेटफॉर्म पर महानगरी एक्सप्रेस पहुंची तो कुछ यात्री जबरदस्ती ट्रेन में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्रियों ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों में आक्रोश दिखाई दिया। उधर बिहार के मधुबनी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहां भी प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यात्रियों की मदद के लिए स्टेशन पर मौजूद रहा। बक्सर रेलवे स्टेशन भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ की प्लेटफॉर्म में पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। हालात ये हैं कि ट्रेन में एक सीट पर 5 से 6 यात्री सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। महाकुंभ में डिजिटल स्नान का स्टार्टअप शुरू हो गया है, जिसमें एक शख्स यहां पर फोटो को संगम में डुबकी लगवा रहा है और बदले में रुपए भी लगातार कमा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में एक लड़की महाकुंभ में चल रहे इस स्टार्टअप के बारे में बताती है। हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं सो गाइज मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम भीड़ है, हमारे पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है। लोगों को डर लग रहा है लेकर आने में क्योंकि ट्रेजेडीज इतनी हो चुकी है। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज कि एक बहुत अच्छे इंसान मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे अपना स्टार्टअप के बारे में बताया, जिसमें वो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी एक डिजिटल फोटो भेज सकते हैं, जिससे वो डिजिटल स्नान कराएंगे और वो आपको भेजेंगे। देखिए आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि ये शख्स महाकुंभ में कैसे लोगों को डिजिटल स्नान कराता है, इसकी जानकारी देता है। और यहाँ पे स्नान कराऊंगा, डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से। इसके बाद ये शख्स आगे दिखाता है कि कैसे फोटो को संगम में डुबकी लगाकर अनोखे ढंग से स्नान करवाता है। मात्र 1100 रुपए और महाकुंभ में डिजिटल स्नान कराने के लिए ये लोगों से 1100 रुपए चार्ज करता है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है केवल 1100 रुपए में पाप धुल रहे हैं, तो कोई इसे अंधविश्वास के नाम पर लूट खसोट बता रहा है। जो लोग नहीं आ पाया भोलेनाथ की नगरी संभल में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। महाशिवरात्रि में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भोले बाबा की भक्ति में डूबे भक्त कांवड़ यात्रा को स्पेशल बनाने में जुट गए हैं। और महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा को लेकर हर गली मोहल्ले में शिव भक्त कांवड़ और झांकियां बना रहे हैं। और इस बार होने वाले कांवड़ यात्रा की खासियत ये है कि शिवरात्रि की कांवड़ यात्रा में प्रयागराज के महाकुंभ की थीम देखने को मिलेगी।
चंदौसी के व्यापारी हीरालाल अपने परिवार के साथ पिछले 1.5 महीने से महाकुंभ की झांकी को बनाने में जुटे हैं। झांकी में समुद्र मंथन की झलक, वासुकी के फन और पूंछ खींचते देवता और राक्षसों को दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, नंदी और शिवगण भी महाकुंभ की थीम पर बनाई जा रही स्पेशल झांकी की भव्यता को और बढ़ा रहे हैं। व्यापारी हीरालाल की उम्मीद है कि इस झांकी को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। कांवड़ यात्रा में इस झांकी को देखकर आध्यात्मिक अनुभूति करेंगे। ये हमारी झांकी सनातन धर्म को जोड़ेगी और संदेश देगी कि समुंतन मंथन जिसे कहते हैं वो झांकी हमने बनाई है। महाशिवरात्रि का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भक्तों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरे संभल जिले में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बरेली में एक मुस्लिम लड़की ने धर्म की दीवार को लांघकर अपने प्रेमी का यहाँ पर हाथ थाम लिया। दानिया ने न सिर्फ हिंदू लड़के से शादी की, बल्कि अब वो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज अपनाने भी लगी है। तो ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं। मांग में सिंदूर, मेरे घर वालों को बिल्कुल शामिल न करें। माथे पर तिलक लगाए, ये है बरेली की दानिया खान, इश्क मज़हब इश्क मेरी, जिसने अपने प्यार के खातिर धर्म की दीवार लांघ दी और हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने प्रेमी से शादी कर ली। शादी के बाद दानिया खान पूरे हिंदू पहनावे में नजर आ रही हैं। माथे पर सिंदूर के साथ साथ तिलक भी लगाया। लेकिन अब दानिया को अपने घर वालों से जान का खतरा है। मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो दानिया ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुद को जान का खतरा बताया। एक वीडियो में दानिया खुद को माँ बाप से खतरा बता रही हैं। दानिया का कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से घर छोड़कर हिंदू लड़के से शादी की। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्जी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले ले पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। छीन के झारखंड के गढ़वा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि समय रहते कुछ यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए CPR देकर ड्राइवर की जान बचाई। जब बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, उस वक्त बस की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस दौरान बस तहले नदी पार कर रही थी। इसी दौरान ड्राइवर को अटैक आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारते हुए किसी तरह बस को पुल पार करवाया और लोगों की जान सुरक्षित की। जैसे ही बस चालक बेहोश हुआ तो कुछ यात्रियों ने तुरंत मदद के लिए प्रयास शुरू कर दिए। चालक के सीने पर पंपिंग करना शुरू कर दिया और मुँह से सांसें दी। लगातार आधे घंटे तक CPR जारी रहा। इस दौरान कुछ सेकंड के लिए चालक की सांसें और नाड़ी पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन CPR की वजह से उसकी जान बच गई। सबसे पहले उनको CPR देना शुरू किए। पहले हाथ से उनके चेस्ट को पूरी जोर से हम लोगों ने दबाना शुरू किया और उसके बाद भी देखा कि उनका जीभ बाहर आया हुआ था। छाती पर पंपिंग कर रहे थे और मुंह से सांस लगातार भरते जा रहे थे। और 18 मिनट तक लगातार CPR देने के बाद चालक थोड़ा होश में आया, जिसके बाद ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ड्राइवर की हालत ठीक है। गढ़वा में हुआ ये हादसा दिखाता है कि थोड़ी सी जागरूकता किसी की भी जान बचा सकती है। इसके साथ ही ये घटना CPR के महत्व को भी दर्शाती है और हमें ये सीख देती है कि आपातकालीन स्थितियों में घबराने की बजाय सही कदम उठाने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। उत्तराखंड की देहरादून में एक इलाके के लोग इस वक्त बंदरों के आतंक से बहुत परेशान हैं। वन विभाग इन बंदरों को पकड़ने में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन अब तक लोगों को इनसे छुटकारा नहीं मिल पाया है। तस्वीरें चौहड़पुर रेंज की है, जहां घर की छत, घर के बाहर या खेत हो, सब जगह बस बंदरों का झुंड ही दिखाई देता है। बंदरों के आतंक का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वो खेत में किसानों की फसलों पर डाका डाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बंदर घर में घुसकर सामान को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, कभी कभी रोकने या भगाने पर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। इलाके में रहने वाले लोग बंदर के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और जानकारी होने पर वन विभाग की टीम भी एक्टिव हुई और कई बंदरों को पिंजरों में भी कैद कर दिया। उनको दी जाती है और बंदर पकड़ने की कार्रवाई अभी भी गतिमान है। हाँ बिल्कुल, जो है जहाँ भी मांग आ रही है वहाँ पे हम जो है उनकी डिमांड के अनुसार तत्काल जो है बंदर पकड़ने की कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन बंदरों की तादाद इतनी है कि वन विभाग की टीम अब तक इन बंदरों को पकड़ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के TP नगर मोहल्ले से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम परिवार के घर खरीदने पर विरोध हो गया और हिंदू मोहल्ले के लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए। हिंदू संगठन भी यहां के लोगों के समर्थन में खड़े हो गए और हिंदू शख्स के जरिए मुस्लिम परिवार को घर बेचने का विरोध शुरू कर दिया। मेरठ का TP नगर मोहल्ला और यहाँ पर
लगातार जो लोग हैं इस मोहल्ले के अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ हैं कि इस तरह से पोस्टर लगा चुके हैं। दरअसल ये इसलिए लगाया गया है कि इस पूरे मोहल्ले में हिंदू आबादी रहती है और एक शख्स जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने ये जो आप ब्लू वाला घर देख रहे हैं, इस घर को उन्होंने एक मुस्लिम परिवार को बेच। जिस मकान को मुस्लिम परिवार ने खरीदा, इससे 10 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। ऐसे में मोहल्ले के हिंदू परिवार इस डील पर एतराज जता रहे हैं और पूरा मामला प्रशासन की नजर में पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष मकान बेचने को तैयार हो गया। अब जो खरीदार है, जिसने खरीदा है, वो वापसी विधर्मी जो है मकान वापसी करने के लिए तैयार है। बैनामा किसी हिंदू के नाम कराया जाए। कल मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार की हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन, एक और इसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है और यहाँ गर्भगृह की दहलीज से दर्शन करने आए एक वीआईपी ने अपनी बेटी को गर्भगृह में प्रवेश करा दिया और खुद रील बनाता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक वीआईपी महाकाल मंदिर के गर्भगृह की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है और इस दौरान वो अपनी छोटी सी बच्ची को गर्भगृह में भेज देता है। बच्ची अंदर जाती है और गर्भगृह में माथा टेकती है। इस दौरान गर्भगृह के अंदर पुजारी भी मौजूद रहते हैं। गर्भगृह के दहलीज पर खड़े बच्ची के परिजन इसका वीडियो बना रहे होते हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई की बात की। अभी एक जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, उसको हमने जांच के लिए दिया है और उसके संबंध जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। महाकाल मंदिर में गर्भगृह की दहलीज से वीआईपी दर्शन व्यवस्था नासूर बनती जा रही है। वीआईपी दहलीज से दर्शन के दौरान यहीं खड़े हो जाते हैं तथा महाकाल की मूर्ति के साथ फोटो और वीडियोग्राफी कराते हैं। कुछ लोग दहलीज लांघकर गर्भगृह में घुस जाते हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।